ये कि सबसे भ्रष्ट, नंबर 1 भ्रष्ट सरकार पूरे देश में है और पैसा आने के बावजूद पैसा आगे नहीं पहुंचता है, भर्तियां नहीं होती हैं, भाई भतीजावाद है, हर जगह पैसा चल रहा है, ये मोदी जी के वक्तव्य हैं। और एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाएगा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में, इन सारे संगीन और गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए मेघालय में। यह भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का वक्तव्य था। तो भ्रष्टाचार पर चुनाव की कैंपेन के दौरान बोला जाएगा, लेकिन चुनाव की गतिविधि खत्म होने के बाद भ्रष्टाचारियों से ही गलबैयां, भ्रष्टाचारियों के साथ ही मिलकर सरकार बनाई जाएगी। यह असली चाल, चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। और छुटभइये नेताओं ने नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री ने, इस देश के गृह मंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने पुरजोर तरीके से मेघालय की कॉनराड सांगमा की सरकार को, जिसका वो हिस्सा थे, सबसे भ्रष्ट सरकार बताया और यह कहा कि इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। और अब उन्हीं के साथ हाथ जोड़ने को तैयार खड़े हैं 2 सीट लेकर। तो अगर ये पाखंड और ढोंग नहीं है तो और क्या। और ऐसा पाखंड और ढोंग भ्रष्टाचार पे हमने लगातार कर्नाटक में देखा है, हमने लगातार मध्य प्रदेश में देखा है, हमने लगातार गोवा में देखा है, लगातार उत्तर प्रदेश में देखा है। लेकिन अब समय आ गया है कि इस पर चर्चा हो, इस पर बात उठे कि कैसे भ्रष्टाचार पे बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जाती हैं जब चुनाव प्रचार किया जाता है, और उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ एक साथ मिलकर लामबस खड़े होने को तैयार रहती है भारतीय जनता पार्टी। अभी कर्नाटक का जो भ्रष्टाचार का संगीन आरोप है वो कहीं गए नहीं है ठंडे बस्ते में। माडाल जी अभी भी 77 घंटे बाद फरार हैं। ये एमएलए हैं भाजपा के, अभी भी फरार चल रहे हैं। उनके लड़के ने 40 लाख घूस लेते हुए पकड़े गए थे, उनको रिजाइन करना पड़ा कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड से, लेकिन वो अभी भी फरार हैं। कोर्ट भले पहुंच गए हो राहत के लिए, और उस समय हमें यह सुनाई दे रहा और दिखाई दे रहा है कि कल सरकार का गठन होगा और भारतीय जनता पार्टी उस सरकार का हिस्सा बनेगी। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि पहले अगर आप सुओ मोटो पे पूछ लें तो बड़ी कृपा होगी आपकी। The Indian media doesn't want to question charges of corruption that the ruling establishment is found deeply entrenched in. Speaks a lot about where we are. Sorry? नहीं, आप अगर पूछना चाहिए तो आप पूछ भी सकते हैं। जो बीजेपी के मेघालय के अध्यक्ष हैं उनका बयान मैंने बीफ पर सुना था और मुझे अच्छा लगा था कि ऐसा बयान इतनी स्वतंत्रता से कोई भारतीय जनता पार्टी में दे सकता है। 2 शब्द की चुनौती देती हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा बयान देश के किसी और हिस्से में जाकर बोल दे जहां पर संशय पर हत्या कर दी जाती है, तो बीजेपी के अध्यक्ष मेघालय के जितना चुप रहे उनके लिए कारगर रहेगा। बीजेपी के मेघालय के अध्यक्ष सिर्फ यह बता दें कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आके कहते हैं स्पेशल टास्क फोर्स नो लेस देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड जज के अधीन गठित होगा, और वहां पर आप उस सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और जहां तक आपने प्रोसिक्यूशन की बात करी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, तो अगर वैलेंटाइंस डे पे युगल जोड़ियों को पीटा जाता है, कालिक पोती जाती है उनके चेहरे पर, या 25 दिसंबर को जब यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है दुनिया भर में, आप उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, जब आप क्रिसमस मनाने जाने वाले लोगों का और एक सांता क्लॉज बने आदमी को 5-5 लोग मिलकर पीटते हैं, वो कौन सा लोकतंत्र है? और वो कितनी हिफाजत कर रहे हैं किसी क्रिश्चियन की, ये भी बताने का कष्ट करेंगे वो। डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट इन इंग्लिश? द बीजे कर्नाटक में राहुल गांधी ने जेडीएस को आरएसएस की बी टीम कहा था, बाद में आपने उनके नेता को मुख्यमंत्री बना दिया। तो चुनाव के पहले और बाद में जो स्टैंड बदलने का जो इतिहास रहा है, उसमें कांग्रेस का रिकॉर्ड भी तो वैसा ही है जैसा आप आरोप मेघालय में बीजेपी पर लगा है। आपका सवाल बहुत अच्छा है।
एक हमारा बयान निकालकर दिखवा दीजिए जहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हो कि हम स्पेशल टास्क फोर्स गठित करेंगे सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, क्योंकि ये नंबर 1 भ्रष्ट सरकार है। जिस सरकार का आप 5 साल हिस्सा रहे उसके खिलाफ आप प्रोब कराने की बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक बोल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, और अब आप उनके साथ गलबैया करने को तैयार और हम सवाल भी ना उठाएं, ये तो नहीं होगा। आपने हमारी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बात करी, बड़ा अच्छा जिक्र लाया, क्योंकि हमने साथ मिलकर भाजपा के 33 साल के किले को ध्वस्त किया है कस्बा पेट पर। अभी भाजपा उस हार से उबर नहीं पाई है, और भाजपा ने हमारे अलायंस पार्टनर के साथ जो करना था महाराष्ट्र में वो करके लोकतंत्र को बिल्कुल क्षीण करने का काम किया है। मैं आपसे पूछती हूं, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कट्टरता का, हमारे कौन से अलायंस पार्टनर ने कौन सी कट्टरता दिखाई है? मुझे लगता है सवाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन आज की वस्तुतः स्थिति को नकार दें हम और हम इस पर कुछ ना बोलें, वो शायद लोकतंत्र का भी असम्मान होगा। जी बताएं। ऐसा है कि हम बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं है, हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अगर आज राबड़ी देवी के यहां सीबीआई रेड कर रही है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि ये कोई संयोग नहीं है कि 4 गुना ईडी के केसेस बढ़ गए 2014 के बाद, और 95% केसेस आपके सारे के सारे विपक्ष के खिलाफ है। आपकी ईडी, आपकी सीबीआई, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो ऑलरेडी प्रोब कर रहा है, वो अडानी के घर नहीं पहुंचता है, अडानी को एक नोटिस नहीं जाता है, वहां उनके पोर्ट पर, भैया मुद्रा पोर्ट पर लाखों करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ दी जाती, एक एनसीबी की रेड नहीं होती है, कोई चर्चा नहीं होती है। तो हमारा जो स्टैंड एजेंसीज के दुरुपयोग पर है वो बिना संशय के, बिना लब्बो लबाब के एक ही बात है कि एजेंसीज का दुरुपयोग ऑपोजिशन के खिलाफ किया जाता है। लेकिन जिस वाक्य का आप जिक्र कर रहे हैं, एक यह भी सच है कि दिल्ली की शराब नीति उस वक्त बनाई जा रही थी जब दिल्ली बेदम होकर बिना ऑक्सीजन के तड़प रहा था, और अगर यह नीति विड्रॉ ना करी गई होती तो हर घर के नीचे शराब का ठेका खुलने का बंदोबस्त हो गया था, महिला सुरक्षा या अराजकता को ताक पर रखकर। तो यह सवाल कैसे नहीं उठेगा? और यह सवाल इसलिए भी उठेगा कि जब विपक्ष, बाकी विपक्ष के खिलाफ एक्शन करती हैं ये एजेंसीज, चाहे वो हमारे नेता हो या चाहे वो बिहार में हो या चाहे वो महाराष्ट्र के नेता हो, आम आदमी पार्टी एक शब्द नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलते? वो आपको डिसाइड करना है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है या आप विपक्ष में हैं, और अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको विपक्ष के साथ हर मुद्दे पे खड़ा रहना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा पाखंड और ढोंग तो भारतीय जनता पार्टी का नजर आता है। 7 सांसद आपके थे, 8 विधायक आपके थे, तमाम काउंसलर आपके थे, लेकिन जब यह शराब नीति बन रही थी तो सबको सांप सूंघा हुआ था। उन लोगों की लिस्ट देख लीजिए जिनको फायदा पहुंचाने का काम आप करने वाली थी, उसमें से अधिकांश तो भाजपा के डोनर लिस्ट में नाम आता है। तो ये जो नूरा कुश्ती है, इस पर हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है। हमारा स्टैंड क्लियर है कि आरोप बड़े गंभीर हैं, आरोप के ओरिजिनल कंप्लेनेंट, शिकायतकर्ता हम हैं, और इस पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए। लेकिन उसी सांस में मुझे बिल्कुल भी संशय नहीं है ये कहने में कि अधिकांश जगहों पर आप ऑपोजिशन के खिलाफ ही अपनी एजेंसी को यूज करते हैं। कहां इनकी एजेंसी? क्यों नहीं पहुंची अपने कर्नाटक एमएलए के यहां जिनका लड़का 40 लाख की घूस लेते हुए पकड़ा गया? कहां ये एजेंसी येड्डी जी के खिलाफ, जब अब उनका हाथ पकड़ के मोदी जी टहला रहे हैं क्योंकि इलेक्शन आ गए, उनको गंभीर आरोपों के दौरान निकाला गया था? तो ये तो दोहरा मापदंड है। हम दोहरा मापदंड कहीं नहीं अपनाते, ना बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड है। मुझे लगता है कोई विपक्ष का दूसरा नेता कौन क्या कह रहा है उनका हम थोड़ी मुंह पकड़ के बैठ सकते हैं। ये सवाल ही अपने आप में बेमाना है। हम दूसरा विपक्ष का कोई नेता क्या कह रहे हैं हम उस पर नहीं पकड़ सकते। जैसे कि जब हमारे नेताओं के खिलाफ ईडी हर तरह की षड्यंत्र कर रही थी तो समूचा विपक्ष हमारे साथ खड़ा था, लेकिन तब क्या किसी ने पूछा था कि समूचा विपक्ष खड़ा है, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं खड़ी है? राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी समूचे विपक्ष ने, क्यों नहीं आम आदमी पार्टी ने उस पर साइन किया था? तो जब आपके ऊपर आए तो सारा तंत्र वो हो जाए, और जब हमारे ऊपर रहे तो आप एक चूना करिए, ऐसे तो नहीं चल सकता है।
2 days back, I think less than 48 hours back, I had played some videos here. And those videos had Mr. Modi stating the most obnoxious things on foreign soil. From Seoul to Shanghai to Moscow to Toronto to the US to Abu Dhabi to Oman, wherever he has traveled, he has always spoken against India's political leaders. He has said things like, लोग समझते थे क्या पाप किया है कि हिंदुस्तान में पैदा हुए, in Shanghai, on Chinese soil. He has said things like nothing happened in 70 years. He has demeaned India's freedom struggle. He has demeaned the institutions that we have built. He has demeaned an average Indian who works very hard and contributes to nation building. Is that not defaming India? And who are you talking about? That Golimaro Anurag Thakur, who actually got promoted because he was speaking venomous hate speeches. If he had not spoken that, he would have never graduated from being a minister of state to a cabinet rank. And I want to ask him, when Rahul Gandhi talks about a world which is divided between America and China on two sides, and India can be that huge power with its democratic values and the values of Mahatma Gandhi, is he defaming India or is he actually lauding India's values? When Rahul Gandhi says on foreign soil, on British soil, that Indian democracy is a public good, I think we should be very proud about it. And instead the BJP is finding facts to criticize it. What exactly is their position? And what do they have to say about the various statements that Mr. Modi has made? And may I please indulge me for 10 seconds, also ask you a question. The BJP has issues with what Rahul ji has said. Let us debate every issue in India's parliament. I challenge you. Are you willing to debate every issue in India's parliament? Are you willing to come forward and say that when Mr. Gandhi speaks about Adani, we will answer on Adani. When he speaks about high prices, we will not say hum lesan pyaz nahi khate. When he speaks about unemployment, we will not say pakoda tallo. When he speaks on China, we will not say koi ghusa hua nahi hai. Are you willing to debate? You cannot. And I challenge you, they cannot debate these issues. मुझसे सवाल पूछा गया, अनुराग गोलीमारो ठाकुर ने कुछ वक्तव्य दिया है राहुल जी पर. अनुराग ठाकुर की जो पदोन्नति है वो उनके नफरती बयान के बाद हुई. अगर उन्होंने मंच से ये घृणित नफरती बयान करके दिल्ली के दंगे ना भड़काए होते तो शायद उनकी पदोन्नति भी ना होती. वो मंत्री राज्य स्तर के ही बने रहते. कैबिनेट मंत्री बनने के लिए उनको नफरत का सहारा लेना पड़ा. तो वो तो सबसे पहले पाठ ना पढ़ाए, वो मुझे बताएं किसने कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया इस देश में हिंसा भड़काने का. पहला सवाल. दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने, चाहे वो चीन हो, चाहे वो दक्षिण कोरिया हो, या जहां पर भी वो जाते हैं, चाहे वो मॉस्को हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो ओमान हो, अबू धाबी हो, टोरंटो हो, जहां पर भी वो जाते हैं, वो देश के ऑपोजिशन के खिलाफ ही आग उगलते हैं. जब वो कहते हैं विदेशी धरती पर कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो वो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, क्रांतिकारियों का और हर भारतीय का अपमान करते हैं जो 2 जून की रोटी कमाकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करता है. और इसीलिए मैं पूछती हूं, जब वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग 2014 से पहले कहते थे क्या पाप किया कि हिंदुस्तान में पैदा हो गए, वो सम्मान बढ़ा रहे हैं देश का या देश का सिर झुकाने का काम करते हैं? और मैं आपके सामने एक सवाल बोलती हूं और पूछती हूं, राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने कहा, एक दुनिया जहां पर अमेरिका और चीन लड़ रहा है, वहां पर हिंदुस्तान की जो लोकतंत्र है वो इस विश्व के लिए सौगात है और हमारी बड़ी अहम भूमिका होगी. इसको तो सिर माथे लेना चाहिए और ताली बजानी चाहिए भाजपा के लोगों को. लेकिन इन नासमझों को ना समझ है और ना देश से प्यार है. और अंत में एक बात कहती हूं, आपको लगता है राहुल गांधी जी ने कुछ गलत कहा है तो आइए बात हो जाती है, सदन में बात कर लीजिए. लेकिन शर्त एक ही है, जब वो अडानी पर बोलेंगे तो आप कांपते हाथों से पानी नहीं पीजिएगा, आपको अडानी पर बात करनी पड़ेगी. जब वो महंगाई पर बोलेंगे तो हम लहसुन प्याज नहीं कह के कहते आप भाग नहीं जाइएगा. जब वो बेरोजगारी पर बोलेंगे तो पकौड़े तलने को नहीं कहा जाएगा. और जब वो चीन पर बोलेंगे तो आप सारे देश के सामने बिना पलक झपकाए ये झूठ नहीं बोल सकते कि कोई घुसा हुआ नहीं है. अगर आप में हिम्मत है तो आइए हर मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं पार्लियामेंट में. आप में हिम्मत नहीं है, आप में सिर्फ दुष्प्रचार करना है और आपको अधिकांश चरण चुंबक जो बन चुका है मीडिया उसका सहारा है. अगर वो सहारा ना हो 2 दिन आप टिक कर खड़े नहीं रह सकते.